वेलकम स्टूडेंट्स इन इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज कल के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के क्लास में भारतीय वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया था। उसमें देखा था कि भारतीय वित्तीय व्यवस्था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स का अर्थ होता है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार का अर्थ ये हुआ कि अल्पकालीन रुपये का या धन का लेन देन हम लोग करते हैं, और जो पूंजी बाजार होता है उसमें मध्यमकालीन और दीर्घकालीन धन का लेन देन करते हैं। यही दोनों में महत्वपूर्ण डिफरेंस था, अंतर था। और उस क्रम में आज का क्लास जारी रखते हुए जो बातें हमें बतानी है आपको, ये कि वित्तीय व्यवस्था में, फाइनेंशियल सिस्टम्स में परपत्रों का इस्तेमाल होता है, इन इंस्ट्रूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। हिंदी में परपत्र बोलते हैं और इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि ये होता क्या है। तो यदि मुद्रा को लिखित रूप में कोई कागजी शक्ल दे दिया जाए तो इसी को हम लोग परपत्र कहते हैं, इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं या डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो जो मुद्रा बाजार है उसमें आम तौर पे आप लोग की जो मानसिकता है वो ये है कि बैंकों में जा कर के हम पैसा जो जमा करते हैं और निकालते हैं, या बाजार में जो करेंसी का इस्तेमाल करके सामान खरीदते हैं, सिर्फ वही मुद्रा बाजार है। वो मुद्रा बाजार का एक रूप है। उसके अतिरिक्त मुद्रा बाजार में और भी घटनाएं घटती हैं जो मुद्रा बाजार के अधीन आती हैं। जैसे बैंक अपने साख को बचाए रखने के लिए, अपने लाभ को बचाए रखने के लिए, वहाँ जो जनता का पैसा जमा है उसको सुरक्षित रखने के लिए बहुत प्रकार के मौद्रिक नीतियों का पालन करता है। और इन मौद्रिक नीतियों में का पालन करने के क्रम में वो परपत्रों यानी इंस्ट्रूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करता है। और वो सभी परपत्र, इंस्ट्रूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स मुद्रा बाजार के अधीन लेन देन के माध्यम बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते चले आपको कि कोई बैंक है, तो बैंक जो कारोबार करता है वो ऋण देने का कारोबार भी करता है। सिर्फ पैसा जमा करने और निकाल कर देने का काम नहीं करता है। बैंक का असल काम जो है ऋण देना, ताकि उसको उससे लाभ हो। अब इस ऋण देने के क्रम में ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक का ऋण वापस नहीं हो। तो जब ऋण वापस नहीं होगा तो बैंक के पास धनाभाव हो जाएगा, तो बैंक तो समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में उस बैंक को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कोई दूसरे उपाय करने होंगे। तो उपाय क्या होता है कि बैंक आरबीआई से ऋण लेती है। तो वो ऋण जो लेती है वो किसी कागजी रूप में लेगी, उसका कोई रिटेन रूप होगा। तो जो यही रिटेन रूप जो होता है ना, उसी को परपत्र बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। और इसको कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, एक ऐसा कागज होता है जो कानूनी रूप से मान्य होता है। जैसे आप बाजार से, शेयर बाजार से शेयर खरीदते हैं, तो शेयर क्या होता है? एक कागज पर लिखा हुआ कुछ विवरण होता है, जिसमें यह होता है कि एक कंपनी का इतने रुपये का शेयर आपने खरीदा, और जिस संस्था से आप खरीदा उस संस्था को जारी करने का अधिकार होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो शेयर है एक कानूनी कागज हो गया, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो पैसे से संबंधित, धन से संबंधित जितने भी कानूनी दस्तावेज होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन सभी को परपत्र बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। हम समझते हैं कि आप समझ गए। अब डिफरेंट टाइप के परपत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब उसका अध्ययन हम लोग करेंगे तो और
परपत्र की परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी आपके मस्तिष्क में। तो बहुत सारे परपत्रों का इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं मुद्रा बाजार में। उसमें शुरू हम कर रहे हैं कॉल मनी मार्केट। क्या कॉल मनी मार्केट में जो मार्केट शब्द है उसका आशय ये मत आप लगा लीजिए कि इस तरह का कहीं पर कोई बाजार है। जैसे अनाज बाजार, तो अनाज बाजार हम लोग बोलते हैं तो उसका भौतिक अस्तित्व है। कहीं न कहीं पर किसी शहर में अनाज का बाजार मिलेगा, कपड़ा बाजार, तो कपड़े का भौतिक अस्तित्व है। तो वैसा अस्तित्व कॉल मनी मार्केट का आपको नहीं मिलेगा। ये कॉल मनी मार्केट एक परपत्र है, एक डॉक्यूमेंट्स है जो जारी किया जाता है मुद्रा बाजार के अधीन। बात समझ में आ रही है? और ये दो जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के बीच में जो कागज के रूप में पैसे का लेन देन होता है, तो उसी कागज को कॉल मनी बोलते हैं। जैसे आपके पास जो मुद्रा का रूप है उसको क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं, है ना? 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया। तो उसी तरीके से दो वित्तीय संस्थाओं के बीच में जिस कागज के माध्यम से रुपये का लेन देन होता है, एक वैसे ही कागज को कॉल मनी बोलते हैं, जो ऋण का रूप होता है, लोन का रूप होता है। तो दो वित्तीय संस्थाओं के बीच में रुपये का लेन देन के लिए जिस कागज का इस्तेमाल किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वही डॉक्यूमेंट्स कॉल मनी कहलाता है। और वित्तीय बाजार में जो भी संस्थाएं हैं, जैसे वित्तीय बाजार की संस्थाओं के बारे में कल ही के क्लास में हमने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, सहकारिता बैंक, ये सब प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय संस्थाएं हैं। और बाकी जितना इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, वो सब वित्तीय व्यवस्था के या मुद्रा बाजार के अप्रत्यक्ष सहयोगी। तो ये लेन देन की जो बात हो रही है ना कॉल मनी मार्केट में, कि इन्हीं जो अभी नाम गिनाया, रिजर्व बैंक या व्यवसायिक कमर्शियल बैंक या सहकारिता बैंक या अन्य इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनियां, इनके बीच ऋणों का जो लेन देन होगा, वो लेन देन जिस मौद्रिक रूप में होगा, जिस दस्तावेज के रूप में होगा, उसी दस्तावेज को कॉल मनी बोलेंगे। और इनके बीच जो एक आभासिक, एक इमेजिनरी मार्केट डेवलप हो जाएगा, उसको कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। इमेजिनरी मार्केट हम इसलिए बोल रहे हैं कि अन मार्केट जैसे मछली मार्केट है, तो मछली मार्केट उसका एक स्थल होता है। तो कॉल मनी मार्केट का कोई ऑफिस नहीं होता है, कोई बिल्डिंग नहीं होती है। वो इन बैंकों का अपना अपना बिल्डिंग होता है। वो कॉल मनी ऋण चाहिए तो दूसरे बैंकों से संपर्क करके उससे पैसा ले लेंगे। अब बात समझ में आई? तो मार्केट यहाँ शब्द जो है वो आभासी, इमेजिनरी, कोई भौतिक अस्तित्व इस मार्केट का अपने मस्तिष्क में मत रखिए। और कॉल मनी का अर्थ यह हुआ कि दो वित्तीय संस्थाओं के बीच में एक वित्तीय संस्था पैसा लेता है और दूसरा वित्तीय संस्था पैसा देता है। तो इस पैसे लेन देन को जो परपत्र होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसी को कॉल मनी बोलते हैं। क्लियर? कोई इसमें संदेह? अब देखिए, इसको व्यवस्थित ढंग से लिखने के रूप में और अधिक अच्छे समझने के रूप में एक व्यवस्था देते हैं ताकि आप इसको समझ जाइए। ये है क्या चीज? तो परिभाषित रूप से देखा जाए तो ये अल्प अवधि के लिए, अल्पावधि हम लिख देते हैं, शॉर्ट टर्म, ठीक है। अल्पावधि के लिए जो है ये एक फंड है। क्या है? फंड है। फंड। इस फंड में, इस फंड का प्रयोग यानी इस्तेमाल बिना प्रत्याभूति के किया जाता है, माने बिना कोई गारंटी दिए हुए
यानी कोई आपको लोन लेना होगा तो गारंटी बैंक मांगेगी। यहाँ ऐसा नहीं है। आज इसकी अवधि जो होता है इस फंड का लेने का, यहाँ पर फंड का मतलब एक आप और स्पष्ट करने के लिए ऋण कर लीजिए, ज्यादा स्पष्ट होगा। यानी कॉल मनी क्या आप मान लीजिए, ऋण। फंड भी है लेकिन ऋण से ज्यादा स्पष्ट होगा। एक ऋण है, एक लोन है, जिसकी अवधि जो होता है, चूंकि अल्पावधि है तो अल्पावधि में आप जानते हैं कि कितना, 1 माह से लेकर करके 1 साल तक। तो यहाँ एक जो है बहुत ज्यादा अल्पावधि है, तो 1 दिन से लेकर के 14 दिन, कितना, 1 दिन से लेकर के 14 दिन इसकी अवधि होती है। क्लियर? और इसके दर को हम लोग जो बोलते हैं वो कॉल दर बोलते हैं। ये कॉल दर क्या हो गया, सॉरी, और आपको ये कहते हैं ब्याज दर, इसका इंटरेस्ट रेट। तो इसका ब्याज दर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, कॉल दर। ठीक है? अब देखिए इसमें जो चीजें जाननी है वो ये कि साहब ये कॉल मनी मार्केट जो है इसकी आवश्यकता क्यों है, नीड्स क्यों है। ठीक है? तो अगर आवश्यकता पर हम देखते हैं तो इसकी आवश्यकता 2 पक्षीय है। क्या है? 2 पक्षीय है। यह समझ जाइएगा तो आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक पक्ष इसका है व्यावसायिक बैंक, ठीक है ना, और दूसरा जो पक्ष है वो है गैर व्यावसायिक बैंक। या गैर व्यावसायिक में कंफ्यूज कर जाइएगा। इंश्योरेंस एवं गैर व्यावसायिक बैंक। ठीक है? व्यावसायिक बैंक, ये आवश्यकता में हम लोग देखते हैं कि 2 पक्ष है। एक पक्ष कमर्शियल बैंक का है और एक पक्ष नॉन कमर्शियल बैंक या कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनी का है। कमर्शियल बैंक का मतलब ये होता है कि जो पैसा जमा करता हो और देता हो, है ना। और नॉन कमर्शियल बैंक वहाँ पब्लिक को पैसा जमा करने का और निकालने का व्यवस्था नहीं होता है। जबकि व्यावसायिक बैंक में, कमर्शियल बैंक में जनता को पैसा निकालने और जमा करने की व्यवस्था होती है। ये दोनों में अंतर है। यहाँ ये जो होता है ये अल्प अवधि और मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के लिए भी काम करता है, लेकिन जो गैर व्यावसायिक है वो अल्प अवधि के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये जब भी काम करेंगे तो मध्यम अवधि के लिए और दीर्घ अवधि के लिए, और इसमें एक समय के लिए पैसा आप जमा कीजिएगा, उस पर एक निश्चित दर पर ये ब्याज देगा। तो इसमें और इसमें दोनों में ये डिफरेंस है। अब इस आधार पर दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। हमने क्या लिखा है, आवश्यकता। तो आवश्यकता कैसे है कि यदि यहाँ पर आप देखिए कि यदि इसका CRR, SLR, ठीक है,
इसके अलावा पुनर्बट्टा, इसके अलावा वित्तीय तरलता, या गैर निष्पादित संपत्ति का बढ़ना, ये सब स्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं व्यवसायिक बैंकों के सामने, जैसे कैश रिजर्व रेशियो, ये आप जानते हैं कि सुरक्षित कोष अनुपात जो रिजर्व बैंक तय करता है 3 से लेकर के 15% तक। तो अगर मान लिया 4% उसने तय किया है, तो उस बैंक का जितना धन है उसका 4% रिजर्व बैंक में जमा करना। अगर वो 7 या 8% तय कर दे, तो इसका मतलब ये होगा कि उस बैंक से उतना धन, उतना प्रतिशत धन रिजर्व बैंक में चला जाएगा ना। तो इस व्यावसायिक बैंक के समक्ष क्या स्थिति आएगी? धनाभाव हो जाएगा, यानी इसके तरलता में कमी आ जाएगी, इसकी लिक्विडिटी घट जाएगी। यहाँ पर लिक्विडिटी घटने, तरलता घटने का अर्थ क्या हुआ कि इसको अब कम पैसा रहेगा लोन देने के लिए। इसका तो मेन काम है लोन देना। इसी ढंग से अगर एसएलआर का दर को बढ़ा दे, यानी इसको हम लोग कितने में पढ़े थे कि मैक्सिमम 24% तक बढ़ा सकती है वैधानिक तरलता अनुपात को। तो अगर उसको भी बढ़ा देता है रिजर्व बैंक, तो इसका मतलब क्या है कि अपने उतने प्रतिशत 24% धन का इस्तेमाल वो नहीं कर सकती, रखेगी अपने पास लेकिन नहीं करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में भी बैंक में धन का अभाव हो जाएगा और तरलता घट जाएगी। पुनर्बट्टा का स्थिति आ जाए। पुनर्बट्टा का मतलब ये होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि उसको रख करके पैसा ले लिया जाता है और बैंक उसको देने से इनकार नहीं कर सकती। तो ज्यादा अगर पुनर्बट्टा की या बट्टा की स्थिति पैदा हो गई तो भी उसको धन देना पड़ेगा। फिर ऐसी भी स्थिति आती है कि बैंक ने जो लोन दिया है तो उसके रिकवरी नहीं हो रहा है, उस लोन की वापसी नहीं हो रही है। तो जितने लोन की वापसी नहीं हो रही है, तो वैसी परिस्थिति में जो है धनाभाव हो जाएगा, उसके पास धन की कमी हो जाएगी। तो ये वो सरकमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियां में व्यावसायिक बैंक के पास धन की कमी हो जाती है। अब धन की कमी हो जाएगी तो उसकी तरलता घट जाएगी, फिर उसको घाटा होने लगेगा। तो बैंक डे टू डे इस घाटे को देखता है, ये नहीं इंतजार, अच्छा ठीक है ले लिया है ना तो साल भर बाद वापस करेगा ना। तो साल भर बैंक वेट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो देनदार है, कोई ना कोई व्यक्ति आके अपना धन को मांगेगा। और दूसरी बात, उसको ऋण से लाभ होता है तो उसको प्रतिदिन ऋण देना है। तो इसलिए धन की प्राप्ति हेतु उसको ऋण की आवश्यकता होती है, लोन की आवश्यकता होती है। तो ये पक्ष हुआ व्यावसायिक बैंकों का। किस परिवेश में? तो कॉल मनी परिवेश में। नहीं, कॉल मनी का इस्तेमाल वो क्यों करेगा? तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी तो वो भाग लेगा कॉल मनी मार्केट में। बात समझ में आ रही है? अब देखिए दूसरा कि गैर व्यावसायिक बैंक है, जैसे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, यूटीआई है, म्यूचुअल फंड को जारी करती है, बहुत सारा चीज़। तो ये लोग पैसा जमा उमा नहीं करती है किसी का, यानी पैसे का यहाँ डायरेक्ट गिव एंड टेक नहीं होता है।
यहाँ जो है वो या तो लोगों को इंश्योरेंस दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है किसी भी चीज़ की, उसके लिए पैसा लिया जाता है, और जब वो घटना घटती है तो वो सुरक्षा वो प्रदान करता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया तो फिर मर गया तो मरने के बाद भैया हम कितना दे देंगे। गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी अगर एक्सीडेंट करेगा तब न देंगे हम। जो पैसा आपसे ले रहा है इंस्टॉलमेंट पे, वो जब पीरियड उसका पूरा हो जाएगा तब वो रिटर्न करेगा, या जिस चीज़ के लिए इंश्योर्ड हुए हैं वो घटना घट जाएगी तब वो लेगा। या म्यूचुअल फंड है तो एक लंबी अवधि के लिए अपने पैसे को वहाँ जमा करते हैं, जब अवधि पूरी होती है तब वो तय दर के हिसाब से बढ़े हुए रूप में आपके धन को वापस कर देता है। तो इन गैर व्यावसायिक बैंकों में डे टू डे जो है लेन देन नहीं होता है। तो यहाँ इसके सामने समस्या जो है CRR का, SLR का, पुनर्बट्टा का या धन के अभाव का नहीं होता है। यहाँ धन प्रचुर मात्रा में, लेकिन जो धन होता है उससे ये भी लाभ कमाना चाहते हैं। कौन? गैर व्यावसायिक बैंक या इंश्योरेंस कंपनी। तो अब देखिए कि ये भी क्या करना चाहती है कि अपने धन से लाभ कमाना चाहती है, लाभ कमाना चाहती है। लेकिन इनका क्या है कि दीर्घावधि के स्थान पर अल्पावधि ऋण देना चाहती है। बात समझे सर? मतलब ये ऋण दे के ये भी पैसा कमाना चाहती है, क्योंकि आदमी पैसा हमको जमा किया है तो भाई तो अब 10 साल बाद न लेगा, तो 10 साल हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो ये चाहती है कि हम ये दीर्घावधि ऋण दे करके नहीं कमाएं, क्योंकि दीर्घावधि में ये उसको डर रहता है कि बीच में कहीं वो पैसा मांग दिया तो कहाँ से देंगे, और अगर जिसको दिए वो नहीं लौटाया तो कहाँ से देंगे हम। तो इसलिए वो प्रेफर क्या करता है कि कोई शॉर्ट टर्म लोन लेने वाला हमसे हो, ताकि ले लिया उससे हम कमा भी लें और फिर मेरा पैसा मेरे पास आ जाए। तो जितना गैर व्यावसायिक बैंक है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो अल्प अवधि के लिए ऋण देना चाहती है। यहां आप देखिए कि जो व्यावसायिक बैंक है उनको अल्प अवधि के लिए धन की आवश्यकता है, और जो इंश्योरेंस या गैर व्यावसायिक बैंक है उनको अल्प अवधि के लिए ऋण देने की आवश्यकता है। तो दोनों की आवश्यकता मिल रही है कि नहीं? यस सर। तो यही मिलता है तो कॉल मनी मार्केट का लेन देन होता है, शुरू होता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसमें दो बातें और हमको बतानी है। एक कि कॉल मनी मार्केट में कॉल मनी मार्केट में भाग लेने वाली संस्थाएं, भाग लेने वाली संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ये भी डिफरेंस बताना बहुत ही जरूरी है। एक ऐसी संस्था होगी इसमें जो ऋण नहीं, दे और ले दोनों सकती है, दे और ले दोनों सकती है। ऋण देना और लेना, ऐसे लिख देते हैं, ऋण लेने और देने दोनों काम करती है।
ठीक है। Yes, sir. और दूसरी ऐसी संस्था है जो सिर्फ ऋण ऋण देने का काम करती है, सिर्फ ऋण देने का काम करती है। अब बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो जैसा दोनों मेरा ये का काम कौन करेगी वो थोड़ा देख लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसमें जो व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक, ठीक है, लेकिन इस व्यावसायिक बैंक में ग्रामीण बैंक को छोड़कर, ग्रामीण बैंक इस तरह का काम नहीं करेगी, बैंक को छोड़कर वो इस कॉल मनी मार्केट में भाग नहीं लेगी। सब बहुत माइक्रो स्टडी है, ठीक है। यस सर। और दूसरा सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का नाम जानते हैं, तो सहकारी बैंक, लेकिन इसमें भी क्या है कि भूमि विकास बैंक को छोड़कर, भूमि विकास बैंक को छोड़, विकास बैंक को छोड़, ये वो संस्थाएं हैं जो कॉल मनी मार्केट में ऋण दे भी सकती हैं और ले भी सकती हैं। क्लियर? लेकिन सिर्फ ऋण देने वाली जो संस्था है उसमें जो है कि म्यूचुअल फंड ऋणदाता, मतलब जो म्यूचुअल फंड जारी करते हैं जो संस्था, तो वो सिर्फ ऋण दे सकते हैं, ठीक है। जोनल इंश्योरेंस कंपनी, जोनल इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ ऋण देगी, वो ऋण नहीं लेगी, देता उसका नहीं है। LIC ये सिर्फ ऋण देगी। उसके बाद IDBI ये सिर्फ ऋण देगी। उसके बाद NABARD जो कृषि से संबंधित बैंक है, ये सिर्फ ऋण देगी, ऋण लेगी नहीं। तो इस कॉल मनी मार्केट में छात्रों कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो ऋण ले भी सकती हैं और ऋण दे भी सकती हैं, और कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ ऋण ले सकती हैं। तो उसका हमने वर्गीकरण कर दिया है, उसको हमने अलग अलग वर्गों में बांट करके आपको समझा दिया है, और ये काफ़ी माइक्रो स्टडी है। इस पर से सवाल आने पर गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऋण लेने देने वाला में दो ही आपको याद रखना है, व्यावसायिक बैंक, लेकिन कौन? ग्रामीण बैंक को छोड़कर, और दूसरा सहकारी बैंक, लेकिन भूमि विकास बैंक नहीं। इसके अलावा जहां आम तौर पे जनता का मुद्रा का कारोबार नहीं होता है, यानी गैर व्यावसायिक बैंकें हैं, वे सभी के सभी सिर्फ ऋण देने वाली हैं, उनको ऋण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी देनदारी नहीं है। और ये जब भी ऋण देंगी तो कैसा देंगी? अल्पावधि के, हाँ, इस तरफ वाला कॉल मनी मार्केट के परिवेश में। ऐसे सरकार कोई अन्य दूसरी योजनाओं में पैसा लगाने के लिए वो भी दीर्घावधि के लिए लगाती है, वो दूसरा बात है, लेकिन अल्पावधि के कंटेक्स्ट में जो है ये सब इस रूप में ऋण। क्लियर? अब देखिए एक चीज बच गया इसके परिवेश में जो हमको बताना है। सर वहाँ पे म्यूचुअल लिख दीजिए, म्यूचुअल लिखा गया है, म्यूचुअल ना, ठीक है। अब देखिए कि ऋण लेने की पद्धति आखिर है क्या चीज? ये जो 1 से 14 दिन के लिए जो ऋण लेगा कोई भी बैंक, तो उसका पद्धति क्या है, प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो इसकी पद्धति ये है कि
ऋण लेने और देने वाली संस्था फोन पर बात कर कॉल दर तय करेगा। ठीक है। अब उसके बाद जो ऋण देने वाला संस्था है वो क्या करेगा? द रिजर्व चेक जारी करेगा और जो ऋण लेने वाला है वो क्या करेगा? तो इसके जरिया जो है वो उधारी रसीद जारी किया जाएगा। ठीक है। ऋण लेने की पद्धति क्या है, यानी कैसे होगा? तो ये यहीं पर साबित हो जाता है कि कोई मार्केट नहीं है, कोई स्थल नहीं है। मान लिया व्यवसायिक बैंक के किसी बैंक को जरूरत पड़ी तो वो दूसरे व्यवसायिक बैंक से भी या गैर व्यवसायिक बैंक से वहां फोन पर बात करें कि हमको इतने रुपये की जरूरत है, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, क्योंकि 1 से 14 दिन के लिए है। तो हाँ हम देंगे, लेकिन कॉल दर मेरा ये होगा। बड़ी बड़ी उछाल होता है। अगर तरलता ज़्यादा रहेगी मार्केट में, वित्तीय मार्केट में, तो कॉल दर कम रहेगा। तरलता कम रहेगी तो कॉल दर अधिक रहेगा। तो असल तय होता है कॉल दर की कितना हमको फायदा होगा। तो वो तय हो गया जैसे ही कि ठीक है, तब क्या होगा कि जो ऋण देने वाला है वो रिजर्व चेक, यानी रिजर्व बैंक चेक जारी करेगा। मतलब उसको क्या है कि वो जो है वो चेक जारी हो तो रिजर्व बैंक में जाके भंजा लिए, और जो लेने वाला हो उधारी रसीद देगा कि हमने आपसे इतना उधार लिया, मैंने उसका एक लेटर रहेगा। और जब ये उधार चुकता कर देगा तो जो ऋण देने वाला है ये इसका उधारी रसीद इसको वापस कर देगा। तो इस ढंग से जो है कॉल मनी मार्केट काम करता है। तो इतनी मेहनत के बाद हम समझते हैं कि कॉल मनी मार्केट जो एक अल्पावधि मार्केट है, उसकी सारी व्यवस्थाओं को, सारे सिस्टम्स को आप समझ गए। क्लियर? अब देखिए साहब, एक दूसरा टॉपिक्स है जो हमको समझाना है, वो है ट्रेजरी बिल। क्या? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी इसका आरंभ जो भारत में इसका जो आरंभ हुआ था वो 1970 ईस्वी में। ठीक है। और इसका जो जारी करने वाला संस्था है या जारीकर्ता जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसकी अवधि जो होती है वो एक 14 दिन
91 दिन और उसके बाद 180 दिन और उसके बाद 364 दिन। और अंतिम बात कि प्रयोगकर्ता कौन होता है। तो सरकार होती है। ठीक है। अब एक और अंतिम बात जानिए, परिस्थिति क्या होता है या कारण। कारण तो हीनार्थ प्रबंध। इसका कारण हम समझते हैं, ये पहले भी आप पढ़े हुए हैं तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। बात यह है कि बजट से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट्स है, प्रपत्र है कि सरकार बजट पास कर देती है। तो आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है कि बजट का मतलब क्या होता है कि आय व्यय का विवरण। तो उसमें व्यय पहले निर्धारित कर दिया जाता है और उसके अनुसार आय तय किया जाता है। और आय अधिकांश तक क्या होता है कि टैक्सेशन होता है, टैक्स होता है। तो एक साल में सरकार को जो योजनाएं बनानी है, सरकार को जो काम करना है, तो उसके लिए धन पहले से उसके पास नहीं रहता है। धन पहले से उसके पास नहीं रहता है, बल्कि करों के लगाए जाने के पश्चात जो धन उसको प्राप्त होगी, उसी धन को योजनाओं में या गैर योजनागत व्यय में वो खर्च करेगी। तो ऐसा हो सकता है ना कि जो कर आरोपित किया गया है उस कर से कम की वसूली हो। तो कम की वसूली होती है तो उसको घाटे की वित्त व्यवस्था बोलते हैं, फिस्कल डिफिसिट सिस्टम्स बोलते हैं। इसी को हीनार्थ प्रबंध बोलते हैं। तो इसमें हीनार्थ प्रबंध ये तब हो जाता है जब घाटे की पूर्ति कर दी जाती है। तो घाटे की पूर्ति करने के बहुत सारे साधन हैं। एक है कि ऋण ले सकती है, विदेश से ऋण ले सकती है, घरेलू ऋण ले सकती है, नोट जारी कर सकती है। तो उसी में एक है ट्रेजरी बिल कि सरकार क्या करती है, एक प्रपत्र जारी करती है। तो सरकार की संस्था है रिजर्व बैंक, वो जारी करता है ट्रेजरी बिल। जितने का घाटा हुआ उतने का ट्रेजरी बिल जारी कर दिया। और ये होता है 25,000 रुपये का एक ट्रेजरी बिल जो होता है कितने का होता है? 25,000 रुपये। और इसको खरीदेगा कौन? तो व्यवसायिक बैंक या अन्य बैंक अपने साख को मजबूत करने के लिए। क्यों? क्योंकि अल्पावधि होती है। ये आप देख रहे हैं 14 दिन, 91 दिन, 180 दिन, 364 दिन, एक साल के अंदर जितना दिन का ट्रेजरी बिल होगा, क्योंकि सरकार को उम्मीद रहती कि इतना दिन बाद मेरा धन चला आएगा, तो हमको 14 ही दिन के लिए चाहिए, 90 दिन के लिए ही चाहिए। तो जितने दिन के लिए ट्रेजरी बिल रहेगा उसी के अनुपात में उस पर ब्याज दर निर्धारित रहेगा कि आप 100 रुपया दीजिएगा तो आपको लौटाएंगे 120 रुपया। तो ये व्यवसायिक बैंकें, ये गैर व्यवसायिक बैंकें खरीद लेती हैं कि हमको अवधि में इतना आमदनी हो रहा है। और सरकार को क्या होता है कि आकस्मिकता में धन मिल जाती है। तो ये भी दो तरह का होता है, एक तो ट्रेजरी बिल, दूसरा एडहोक ट्रेजरी बिल। एडहोक ट्रेजरी बिल और ट्रेजरी बिल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एडहोक ट्रेजरी बिल को जो है वो जनता या बैंक नहीं खरीद सकती, वो डायरेक्ट सरकार के पास मुद्रा चला जाता है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक एडहोक ट्रेजरी बिल को खुद रख कर करके धन सरकार को दे देती है। तो यहाँ पर ट्रेजरी बिल और एडहोक ट्रेजरी बिल में ये डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो थोड़ा सा है वो यूं ही जान लीजिए आप, बोर्ड पे जगह नहीं। जैसे व्यापारी के
बिल, ठीक है। तो व्यापारिक बिल ट्रेजरी बिल से इस रूप में डिफरेंस है कि ये 3 ही महीना के लिए होता है, न 3 महीना से कम न 3 महीना से अधिक। अगर कोई प्रपत्र लोन के रूप में जारी किया जाता है 3 महीना के लिए, तो ऐसे प्रपत्र को व्यापारिक के बिल बोलते हैं। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसे विनिमय विपत्र बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, और इसको दूसरों को दिया जा सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? दूसरों को, यानी कोई लिया और उसको फिर तत्काल पैसे की आवश्यकता पड़ी तो वो मार्केट में बेच के उतना पैसा ले लेगा, जबकि ट्रेजरी बिल के बारे में ऐसा प्रोविजन नहीं। तो इससे व्यापारिक बिल इस रूप में अलग हुआ कि ये बाजार में बेचा जा सकता है। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा जो है वाणिज्यिक पद पर कॉमर्शियल पेपर होता है, एक दूसरा पर्पज। तो कॉमर्शियल पेपर में क्या होता है कि ये 7 दिन से लेकर के 90 दिन की अवधि के लिए दिया जाता है लोन के रूप में। और एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, सीडी जिसको बोलते हैं। तो वो एफडी से सुरक्षित, इसलिए एफडी से अच्छा इसलिए होता है कि एफडी आप दूसरे को नहीं दे सकते हैं। मैच्योरिटी पूरी होगी तभी आपको लाभ मिलेगा, अगर उसके पहले आप तोड़वा लिए तो घाटा आपको होगा। लेकिन यदि सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप खरीदे हुए हैं बैंक से, तो ये आप किसी को बेच सकते हैं, किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो एफडी से ज़्यादा अच्छा जो है वो सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये बैंक ही जारी करती है। तो उसका ये आप किसी को दे सकते हैं, एफडी आप नहीं दे सकते, यानी बाहर में ही पैसा आप भुना सकते हैं। इसी तरीके से एक वित्तीय बाजार में पदावली है जिसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग क्या है कि एक मर्चेंट होता है, मर्चेंट माने व्यापारी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। तो मर्चेंट करता क्या है, व्यापारी क्या करता है कि बैंकर्स और निवेशक माने जो उद्यमी है, जो कारखाना लगाना चाहता है और जो निवेश करना चाहता है, उसके बीच में मिडिल मैन बनता है। एक प्रकार से कहिए कि ब्रोकर, ब्रोकर का नाम सुने हैं ना, बुल एंड बियर का नाम, तेजड़िया और मंदड़िया 2 तरह के ब्रोकर होते हैं। तो ये जो कारोबार करेंगे ना, उस कारोबार को हम लोग बोलेंगे मर्चेंट, ठीक है। इसी तरीके से म्यूचुअल बैंकिंग, तो बैंक अभी हमने आपको बताया कि व्यवसायिक काम करता है। इसका मुख्य काम क्या होता है कि पैसा जमा करना और पैसा मांगने पर देना और ऋण देना, ये महत्वपूर्ण काम होता है। लेकिन अब ये बैंकिंग, व्यवसायिक बैंक जो है वो म्यूचुअल फंड भी जारी करने लगे। तो व्यवसायिक बैंकों के द्वारा जो म्यूचुअल फंड जारी किया जाता है, उसी को हम लोग म्यूचुअल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। इससे व्यवसायिक बैंकों की आय बढ़ जाती है। रिटेल बैंकिंग एक वित्तीय व्यवस्था का ये एक नया रूप आया है। आमतौर पे बैंक जो है ना, उत्पादन के लिए ऋण दिया करते हैं। मतलब आप कोई प्रोडक्शन कर, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तब वो ऋण देती थी। उसमें जोखिम यह हुआ कि उसके पैसे एनपीए होने लगे, डूबने लगे। तो उसके जगह पर अब उपभोक्ताओं को ऋण देने लगी वो डायरेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको गाड़ी लेना है तो बैंक ऋण दे देगी, मकान बनाना है, ये नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, तो बैंक, उसमें फ़ायदा उसके ये है कि इन सभी चीज़ों में उसका एनपीए नहीं होता है, माने पैसा नहीं डूबता है। क्योंकि गाड़ी के लिए ऋण देगी आपको तो देखेगी कि लौटाएगा कैसे। तो नौकरी करता है, ये इसका दुकान है और इसका सीडीआर ये है, माने बैंक से लेन देन ये कर रहा है इतना अच्छे ढंग से। तो आपसे वो उतना चेक ले लेगा, ब्लैंक चेक, कि 10 चेक दे दीजिए, 10 चेक में आपका प्रति माह हम इतना भर भर के वसूल करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ऐसा काम जो करती है, यानी उपभोक्ताओं को जो ऋण देने लगती है बैंक,
तो ऐसे बैंकिंग को हम लोग रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। एक वित्तीय व्यवस्था में और पदावली है और प्रपत्र है एनीवेयर बैंकिंग। तो एनीवेयर बैंकिंग क्या है? वो आप और हम है, और आप और हम लोगों का मोबाइल है। तो मतलब नेटवर्किंग के डेवलप हो जाने के वजह से, सूचना प्रौद्योगिकी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हो जाने के कारण से अब हर व्यक्ति का मोबाइल ही बैंक हो गया। तो वही मोबाइल के द्वारा जो बैंकिंग का काम हम लोग करते हैं उसी को बोलते हैं क्या? एनीवेयर बैंकिंग। ये भी वित्तीय प्रणाली का एक रूप है। तो जो प्रपत्र के हिसाब से जितनी बातें थी वो आज के क्लास में हमने आपको बताई। अब जो बाकी चीज भारतीय वित्तीय व्यवस्था के बारे में हम लोग को पढ़ना है वो संस्थाओं को पढ़ना है ना। तो संस्थाओं में रिजर्व बैंक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है कमर्शियल बैंक को पढ़ेंगे, व्यवसायिक बैंक को। तो अगला क्लास जो होगा, जो कल नहीं लेंगे, कल हिस्ट्री का लेंगे, और अगला क्लास जो होगा वो कमर्शियल बैंक का होगा, और हम लोग का भारतीय वित्तीय व्यवस्था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम समाप्त है। ठीक है? सर बिल में 1800 हाँ? वो ये है